हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस एंड एनटीएससी आपके लिए लेकर आई हूँ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2014। पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि इसका एक और पार्ट आने वाला है, यानी कि 2014 का एक और ऐसा पेपर है जिसके क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। उसका वीडियो भी आपको अगला वाला मिल जाएगा, है ना। 2014 का ये वाला पेपर हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, और जैसा कि मैं आपको हर पेपर को सॉल्व करने के शुरुआत में बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मेरी जो भी एनटीएससी की पूरी वीडियो है उनको बढ़िया से देख लेना है, सारा कुछ उसी में से कवर हो जाएगा, तो आलतू फालतू अपने को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उतना हो जाए, उसके बाद में आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना हमारे, ये रहे जो मैं सारे आपको करवा रही हूँ, इसके पहले भी आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लेना, एकदम पक्के से कर लेना। क्योंकि जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करोगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीटेड हैं, है ना। आप 1 2 3 4 करोगे, फिर वापस से 2 4 करोगे, तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पहले देखा था, ये क्वेश्चन तो पहले एक पेपर में पूछा है। तो आपके अंदर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो, उसमें जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो आपको समझ आता है कि किसी भी गिवन टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। अब आप रैंडम किसी भी सोर्सेस के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो जरूरी नहीं कि वही तरीका हो एनटीएससी का भी पेपर बनाने का या एनटीए का भी पेपर बनाने का, है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 110% ये पोर्ट्रे करेगा कि क्या तरीका है ना, एग्जामिनर का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का पेपर बनाने का। तो अपने को क्लियर हो जाएगा, तो हम बहुत अच्छे से हर टॉपिक में से क्वेश्चन निकालना, बनाना, आंसर निकालना, सारा कुछ सीख जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसमें कहा जा रहा है देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, whose concern about the resources conservation are the above words। बहुत ही इजी सा सवाल है, कक्षा 10वीं हमारा ज्योग्राफी वाला हिस्सा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे बापू महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लोगों की ज़रूरत के लिए तो हमारे पास में बहुत सारा रिसोर्स है ना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है हमारे पास में, जितना लोगों की ज़रूरत है तो वो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन लोगों के लालच के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान लालच में आके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा तो उसके लिए हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। उसको या तो सज़ा दो या फिर कुछ भी करो, लेकिन उसको रिसोर्सेज उसके हाथ में नहीं जाने चाहिए। तो ये शब्द किसने कहे? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे आदरणीय बापू ने, है ना। अब ऑप्शन में हम देख लेते हैं कहाँ पे नाम दिख रहा है क्या उनका। मालथुस है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेधा पाटकर है, एम.के. गांधी है। अच्छा देखो, क्वेश्चन को घुमाने का तरीका भी अच्छा है। अब इन्होंने ना ये जो नाम दिए हैं, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सारे रिसोर्स कंजर्वेशन के मालिक है, समझ लो, है ना। इन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन और ऐसी चीज़ें की हुई है जिसमें इनका नाम है ना। मेधा पाटकर जी का नर्मदा बचाओ आंदोलन में नाम आता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने पेड़ों को, कंजर्वेशन को, फॉरेस्ट को बचाने की बात की है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा वॉज फेमस फॉर वेरियस मूवमेंट्स, है ना। चिपको मूवमेंट वगैरह में भी आप उनका नाम सुनते हो, है ना। तो ये नाम इसलिए दिए ताकि अगर किसी को नहीं पता हो ये लाइन में, तो फिर वो तो ये सोचेगा ना कि यार इनमें से ही कोई होगा, क्योंकि इन्होंने कंजर्वेशन की बात की है। और महात्मा गांधी के नाम में इन्होंने एम.के. गांधी लिखा है ना। एम.के. गांधी तो हम कभी सुनते ही नहीं है ठीक है, हम तो महात्मा गांधी बोलते हैं ना, या फिर गांधी बोलते हैं ना, तो गांधी जी बोलते हैं, मतलब ऐसे एम.के. गांधी तो हम बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बनाए गए। लेकिन आपको गांधी जी का पूरा नाम तो पता ही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास का एम, करमचंद का के, गांधी का गांधी, है ना। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), which species are considered as vulnerable species?
फॉरेस्ट वाला एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर याद है, कक्षा 10वीं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, याद है कि नहीं याद है ना। तो उसी में आपको बताया जाता है रिगार्डिंग वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, है ना, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी किस स्पीशी की बात की है, वल्नरेबल स्पीशी की बात की है। तो कौन सी स्पीशी उस पूरे पैराग्राफ के अनुसार वल्नरेबल है, तो हमने बात की थी कि इंडियन राइनो जो है वो वल्नरेबल है, यानी कि वो ऐसी कगार पे आ चुका है कि बहुत जल्दी एंडेंजर होने वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इट इज वल्नरेबल टू बीइंग एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड के बाद में तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, इंडियन राइनो। अच्छा, हम सिर्फ ऐसे रट रट के आंसर्स नहीं सॉल्व करेंगे, और हो सकता है कि क्वेश्चन देखने पे आप ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ के आए हुए होंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने पे आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को बन ही नहीं रहा, भगवान क्या करूं, मेरे से तो एनटीएससी होगी नहीं। तो ऐसा कुछ अपने को नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप देखो, समझो, इसको रिटेन करो। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि अगली बार ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे दिखता है तो फिर आपको उसका आंसर बनना चाहिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना, ठीक है। तो बस इतना अगर आपने कर लिया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पार कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है? ठीक, तो देखते हैं। मेटूर पेरियार पे बताया हुआ है, तो नहीं भाई, मेटूर पेरियार पे नहीं है। कौन सी रिवर पे है? ये तो कावेरी रिवर पे है। ठीक है, कावेरी रिवर पे है। यहाँ पे कावेरी की आपको स्पेलिंग गूगल पे सर्च करोगे तो थोड़ी अलग भी मिलेगी, लेकिन कावेरी रिवर पे। तो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सालाल प्रोजेक्ट, सालाल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? सालाल प्रोजेक्ट जल्दी से बताया जाए कौन सी रिवर पे है? सालाल प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है? चेनाब रिवर पे है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्टली मैच्ड। अगर चेनाब लिखा होता तो हम इसको टिक कर देते। अब बोला है प्रावरा कौन सी रिवर पे है? भाई गोदावरी पे बताया हुआ है, तो हाँ सही बात है, गोदावरी रिवर के माउथ पे है ये, है ना। कहाँ पे है? गोदावरी रिवर के माउथ पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया है ना। रिहान चंबल पे नहीं है, रिहान जो है वो रिहांद रिवर पे ही बना हुआ है भाई साहब। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो हमको सही वाला बताना है, तो आंसर सी हमारा सही आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैंने आपको साथ साथ में यहाँ पे करेक्ट पेयर्स भी इसलिए बताए हैं ताकि इन केस आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि चेनाब रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, या फिर सेलाल प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है, या फिर रिहांद रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, या फिर रिहांद प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है ना। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए, या फिर बोल दिया जाए कावेरी रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, या पूछ लिया जाए कि मेतूर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक क्वेश्चन में से भी अनेकों क्वेश्चन बना के आंसर निकालना अगर आप सीख गए तो एनटीएससी क्या आने वाली कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो तो आप आसानी से उसको क्लियर कर जाओगे, क्योंकि आपको एक बेसिक तरीका एग्जाम देने का समझ में आ जाएगा। यही बेसिक तरीका है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा रहे हो तो हर क्वेश्चन में से और मन से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो कि इसमें से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर और क्या हो सकता है। अगर ये तरीका सीख लिया तो वाह भाई, गंगा नहा लिए। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, फिर से हमको बताना है ना। तो यहाँ पे बोला है लेडोंग इंडोनेशिया, पोडू आंध्र प्रदेश, रोका ब्राजील या ऑल ऑफ द अबव। तो रोका ब्राजील से हमको समझ आ रहा है कि ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम की बात की जा रही है। याद आया? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में रोका बोला जाता है, ब्राजील में रोका बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। याद है कि नहीं याद है? कहीं कहीं पे जूमिंग भी बोला जाता है, ठीक है। पर ये अभी आप ये सारे नाम देखोगे तो ये सही है, ठीक है। ऑल आर करेक्टली मैच्ड। इंडोनेशिया में इसको लेडोंग कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, और ब्राजील में रोका कहा जाता है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इनिशियली कॉफी कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, तो मैं अभी जो थोड़ी देर पहले आपको एक बात कह रही थी कि जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओगे आपको क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे पुराने पेपर से। तो अभी आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा
13 वाला, ठीक है, पार्ट 2। तो 2013 का पार्ट 2 जो है उसमें आप देखोगे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इसमें कॉफी जो है वो सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, कौन सी जगह पे। तो बुदान, बाबा बुदान हिल्स हम कहते हैं, बाबा बुदान हिल्स पे कॉफी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आंसर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Which is the finest iron ore with a very high content of iron up to 70%? अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव है, अब इस घुमाव को आपको समझना है। यहाँ पे बोला है which is the finest iron ore, तो फाइनेस्ट आयरन ओर जो है बेसिकली देखा जाए तो वो होता है मैग्नेटाइट, है ना। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दी है, अप टू 70%। क्या दी है कंडीशन? अप टू 70%। तो बेटा मेरे मैग्नेटाइट में आयरन और कितना होता है? 72% होता है। तो गलती से भी इसको टिक करके मत आना। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना समझना जरूरी है। हेमेटाइट ही ऐसा आयरन ओर है जिसमें आयरन का कंटेंट अराउंड 70% या फिर कहा जाए तो 69.9% देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे बात तो फाइनेस्ट आयरन ओर की है, तो यहाँ पे कोई भी बहक सकता है और लिख सकता है मैग्नेटाइट, लेकिन कंडीशन दी है कितनी? अप टू 70%। तो 70% तक का आयरन कंटेंट किस आयरन ओर में होता है? हेमेटाइट में होता है। तो आंसर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? देखो रीजन के साथ साथ मैं बता रही हूँ भाई, रटवा नहीं रही हूँ, बोलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which of the following extreme locations are connected by east-west corridor? इनमें से कौन सी एक्सट्रीम लोकेशन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्टेड है? तो कॉरिडोर कौन कौन से हैं? सुपर गोल्डन सुपर क्वाड्रिलेटरल वाले जो कॉरिडोर हम पढ़ते हैं उसमें हमने देखा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ कहाँ से भाई? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और ईस्ट वेस्ट कहाँ से है भाई? गुजरात से इधर कोने तक। क्या नाम है? जल्दी बताओ, कमेंट से बताना कौन सी जगह है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ईस्ट वेस्ट की अगर बात हो तो आपको ईस्ट में जो भी वो स्टेट है जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसको अभी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, उसकी जगह कौन सी है? सिलचर, ठीक है, सिलचर। और इधर जो मैंने आपको गुजरात बोला है, तो गुजरात में कौन सी जगह है? पोरबंदर, जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, कई बार ऑप्शन में ऐसे भी बोल सकते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोले, है ना, और एक ऑप्शन में दे दे सिलचर एंड पोरबंदर और एक ऑप्शन में दे दे पोरबंदर एंड सिलचर। तो कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे जरा सा बताना जरा कमेंट में भाई हमको। कॉरिडोर कौन सा बोला है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोला है। कौन सा कॉरिडोर बोला है? ईस्ट वेस्ट, यानी कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक का कॉरिडोर। तो इधर से इधर चलेंगे ना ईस्ट वेस्ट में, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम? सिलचर से पोरबंदर। लेकिन वहीं वेस्ट टू ईस्ट बोला होता, वेस्ट टू ईस्ट या फिर वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, तो वेस्ट ईस्ट ऐसे जाता, तो हम कौन सा टिक करते? पोरबंदर एंड सिलचर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भाई, बहुत इजी है, एकदम बढ़िया से कर लेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट इज, वेस्टर्न घाट पे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? पहली बात तो वेस्टर्न घाट कहाँ पे आते हैं? तो हमारे ये जो नीचे पेनिनसुलर रीजन है, जहां पर इधर समुद्र इधर समुद्र इधर समुद्र है, ट्रायंगुलर फॉर्म में हमको दिखता है, उसका जो वेस्टर्न हिस्सा है उसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न हिस्सा है उसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट, है ना। ये जो हम मेजर लैंडफॉर्म्स करके एक वीडियो है एनटीएससी का, उसमें मैं आपको पूरा बता के आई हूँ, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पेनिनसुलर क्या होता है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट में क्या चीज़ें होती है, वेस्टर्न घाट में क्या चीज़ें होती है, ये सारा कुछ हम अच्छे से क्या करके आए हैं? पढ़ के आए हैं। और इनकी टोपोग्राफी भी हमने समझी थी बहुत अच्छे से कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे पहाड़ होते हैं, कौन सा घाट नैरो होता है, कौन सा घाट ब्रॉडर होता है,
है ना, ये सब हम ऑलरेडी वहाँ पढ़ के आए हैं, तो एक बार आप उसको रिवाइज ज़रूर से कर लेना। तो हाईएस्ट पीक, अभी किसकी बात हो रही है, वेस्टर्न घाट, यानी कि इधर वाले घाट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक कौन सा है, यहाँ पर हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। कौन सा है, डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब नंबर में कितने बढ़ रहे हैं, ये हमको आंसर करना है। अगर सीधे पॉपुलेशन ग्रोथ बोला होता तो हम रेट भी लिख सकते थे या रेट में भी देख लेते, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला है। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका आगे का नंबर, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है उसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मतलब ये है कि नंबर ऑफ पीपल कितने बढ़े। जैसे कि 2001 में इतनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी मान लो, अब 2011 में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ गई या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, यानी कि ज्यादा नंबर हो गए, है ना, यानी कि ज्यादा नंबर हो गए। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इस पॉपुलेशन में कितने और पॉपुलेशन ऐड हुई, है ना, कितनी और पॉपुलेशन ऐड हुई है, फिर कितना नंबर और ऐड हुआ, सिंपल, यही इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया तो पॉपुलेशन होती है ना, तो ये तो नहीं होगा। नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर, वेरी गुड, नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर विल बी द राइट आंसर। पर फिर भी हम और दो ऑप्शन देख लेते हैं। रेट एट विच पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेस या फिर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, इज सिंपली पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। रेट, अगर सिंपल पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते तो हम रेट ही लिख के आते, डेफिनेटली हम ये ऑप्शन टिक करते, लेकिन अभी मैग्नीट्यूड बोला है ना। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो फिर वो सेक्स रेशो हो जाता है, वो ये नहीं होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 वॉज, 2001 में एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की कितनी थी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर या फिर 1 यूनिट स्क्वायर पे, ठीक है, 1 यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया या फिर 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट एरिया भी बोल सकते हो या फिर 1 यूनिट वॉल्यूम पे कितनी जनता रह रही है ना। अब एरिया वो स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यूनिट फिर वो कुछ भी हो सकती है। तो उस पर कितनी जनता रह रही है, इस डेंसिटी, है ना, इस पॉपुलेशन डेंसिटी। अब एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो हर यूनिट एरिया पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है अपॉन में यूनिट एरिया कितना है, तो फिर वो एवरेज हमारा निकल के आ जाएगा। तो अगर हम 2001 की बात करें, 2001 की बात करें तो ये जो है कितना था, कितना नंबर था, ये 324 था, कितना था, 324 था। और अभी हम अराउंड 2011 की बात करें तो 384 समथिंग पहुंच गया है, आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है, मतलब हम हर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर पे या फिर हर यूनिट एरिया पे ज़्यादा लोग रहने लगे हैं, पॉपुलेशन हमारी और ज़्यादा बढ़ गई है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई गर्व की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है भाई। तो बायोलॉजी अपने को पढ़नी है, ठीक है, तो जो बायो की वीडियोज़ है उसमें जो चीज़ें समझाई जाती है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखने का है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 321 विल बी द राइट आंसर। Which act under British rule first prescribed a federation for India? ब्रिटिश रूल के समय में बहुत सारे एक्ट्स आए थे, है ना, बहुत सारे एक्ट्स लागू किए गए थे। शुरुआत में भी बहुत सारे एक्ट वो लोग लेकर आए थे, फिर उसके बाद में अराउंड 1935 तक ये एक्ट जो है वो चले थे। यूपीएससी की तैयारी करते हो, पॉलिटी पढ़ते हो या लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, उसके शुरुआत में आपको सारे एक्ट ही बताते हैं वो लाइन से पूरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि कौन से एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया में फेडरेशन की शुरुआत की गई थी, है ना। फेडरेशन क्या होते हैं, फेडरेशन मतलब जब आप पावर को शेयर कर देते हो बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ऐसा डिसेंट्रलाइज कर देते हो पावर को, है ना, तो दैट इज फेडरेशन। तो ये कब ऐसा किसके तहत किया गया था, तो ऑप्शन में हमको दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एग्जैक्टली दिस इज द एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, ये वाला एक्ट जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है या फिर ऐसा एक्ट है जिससे कि बहुत कुछ हुआ
इंडिया में, है ना, या फिर बहुत कुछ लागू किया गया था इस एक्ट के तहत, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेशन, ठीक है, इसके साथ में अपना फेडरेशन, ठीक है, सेपरेट कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट, कि भाई जिसकी कम्युनिटी अलग है उस हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उन्होंने किया था। तो ऐसे बहुत सारे मेजर चेंजेस ये लोग लेकर आए थे फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, जिसमें से एक ये भी था कि इंडिया में फेडरेशन जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस वॉज एक्सर्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन से एक्ट के तहत पड़ा था या फिर किसके थ्रू पड़ा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं भाई, इसके थ्रू, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लाई गई थी, ऐसी लागू की गई थी जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी फिर बाद में अडॉप्ट किया, जैसे फेडरेशन वाली चीज हमने आज भी रखी हुई है, वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके तहत, अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, इसका काफी एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था किसके ऊपर? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बी द राइट आंसर। Which part of our constitution deals with fundamental right? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा है जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, यानी कि आर्टिकल 12, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है क्या होता है, हमारे इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है ना, जो कि कौन सा हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? इट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। The Constitution provides 3 method of amendment of different portion of the Constitution under article, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से अमेंड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही एक आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ रही है तो उसके 3 तरीके हैं। वो 3 तरीकों से भी आपको काम नहीं है क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये आर्टिकल जरूर ध्यान में रख सकते हो क्योंकि अगर 10th में आपको भी इतनी जरूरत नहीं है इन डिटेल की। जो भी मेजर डिटेल रखती है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अगर आप कहीं पे मैं नहीं बता रही हूँ तो वो आपको ज़रूरी नहीं है अभी समझना, या फिर उसको समझने के लिए और दूसरी डिटेल्स भी आपको लगेंगी जिसके लिए अभी आपका दिमाग तैयार नहीं है, है ना। तो अभी उस चीज़ को छोड़ देना, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 3 तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, जो 3 तरीके भी कॉन्स्टिट्यूशन के ही एक आर्टिकल में लिखे हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 368। The Constituent Assembly that finally framed India's Constitution was set up. कौन से एक्ट के तहत उसको सेटअप किया गया था, है ना, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा कौन सा एक्ट लाया गया था जिसमें कहा गया था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई जाएगी, फिर उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा? तो वो जो एक्ट था वॉज कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कौन सा प्लान था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला जो फंडामेंटल राइट है उसमें चिल्ड्रन को प्रोहिबिट किया जाता है, यानी कि मना किया जाता है। किस चीज़ से? बिलो 14 ईयर्स ऑफ आर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन फैमिली बिजनेस। क्या 14 से कम साल के बच्चों को फैमिली बिजनेस में काम करने के लिए अलाउ किया जाता है? नहीं, दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन। बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस ऑक्यूपेशन, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मतलब यही हमको बताना है कि किस चीज़ से प्रोहिबिट करते हैं, किस चीज़ से प्रोहिबिट करते हैं कि 14 साल से नीचे के बच्चे हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे क्रैकर फैक्ट्री हो गई या केमिकल फैक्ट्री हो गई, मतलब ऐसी जगह जिसमें जान का खतरा है ना, वहाँ पे बच्चों को 14 साल से नीचे के बच्चों को काम करना अलाउड नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो क्या हो जाएगा ये? बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। बी इज द राइट ऑप्शन। बाय पार्लियामेंट वी मीन, हम पार्लियामेंट करते रहते हैं ना, उसका मतलब क्या है? यानी कि पार्लियामेंट किस चीज से मिलके पार्लियामेंट बनती है? तो नंबर 1 इज द प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट कहाँ पे दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो प्रेसिडेंट और जो हमारे 2 हाउसेज है दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट मिलके बनाता है पार्लियामेंट। क्या समझ में आया? लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट।
इज इक्वल टू पार्लियामेंट, है ना। तो अगर कोई आपसे बोले कि पार्लियामेंट क्या है तो आपको यही बोलना है, 2 हाउसेस ऑफ द, हाँ 2 हाउसेस बोल दो, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस द प्रेसिडेंट और द राष्ट्रपति इज इक्वल टू पार्लियामेंट। According to the Act of Judicial Service Authority, who are eligible for availing judicial assistance? इस एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट है? एक्ट ऑफ जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी। इस एक्ट के तहत कौन से लोगों को, किस तरीके के लोगों को जुडिशियल असिस्टेंस देना अलाउ है, या फिर कौन से लोग जुडिशियल असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनकी इनकम जो है वो एनुअल इनकम जो है वो अराउंड 2 लाख से कम है, मतलब वो एनुअली पूरे साल भर में भी 2 लाख से कम कमाते हैं, ऐसे लोगों के अगेंस्ट अगर केस होता है या वो किसी केस में उलझते हैं तो वो जुडिशियल असिस्टेंस ले सकते हैं, यानी कि लीगल एड उनको दी जा सकती है। तो आंसर कौन सा आएगा? सिटीजन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई बार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों के पास में भी पैसा होता है कि वो कर सकते हैं कोर्ट कचहरी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ को दिया जाएगा। विक्टिम्स ऑफ इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, वुमेन और चिल्ड्रन नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स भी ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सिटीजन्स अर्निंग एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख रुपीज इज द राइट आंसर। नेम द पार्टी लेड बाय ऑन सांग सू की, ठीक है। ऑन सांग सू की के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी वो कौन सी पार्टी है? इट इज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे अड़े सड़े फंस जाते हैं, तो पर ऐसे क्वेश्चंस का लोड अपने को नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना मत कि ये क्या पूछ लिया, ये हम कैसे बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप अगर तुक्का भी मार के आते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालते ही हैं जो थोड़े से ऊपर जाएं, जिससे कि समझ आए कि कौन सा बच्चे ने क्या किया है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू स्कोर इन द एग्जाम, ठीक है। तो इतना उसका अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक आध 2 क्वेश्चन अगर कुछ उलट पुलट भी फंस जाते हैं तो उसमें आप तुक्का मार के आ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। जब हम डेमोक्रेसी को असेस करते हैं, यानी कि किस चैप्टर की बात हो रही है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, चैप्टर नंबर 7 ऑफ सिविक्स, ठीक है, ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो जब हम डेमोक्रेसी को असेस करने की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मेजॉरिटी रूल, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ। तो जब हम असेस करते हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ की भी बात करते हैं, मेजॉरिटी रूल की भी बात करते हैं। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल तो डेमोक्रेसी में मिलता ही मिलता है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कई बार हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता है। मेजॉरिटी रूल कई बार होगा, कई बार नहीं होगा। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ कभी दिया जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा, लेकिन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल तो दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ सेम लग रही है, बाकी ये चीज़ ऑड वन आउट लग रही है ना। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी निकालती है वो कंट्री को किस बेसिस पे कंपेयर करती है? नंबर 1 एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, नंबर 2 पर कैपिटा इनकम, नंबर 3 हेल्थ स्टेटस, या ऑल ऑफ द अबव। तो यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यूएनडीपी जो है वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर कंपेयर करती है कंट्रीज, और फिर उसके बाद में कंट्रीज की रैंकिंग जो है वो निकालती है। तो आंसर डी विल बी द राइट आंसर। Which of the following occupation not belongs to tertiary sector? इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशन टर्शरी सेक्टर में नहीं आता है? तो टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आएगा आपका? कम्युनिकेशन या बिजनेस, है ना, बिजनेस इन द सेंस जिसमें आप सामान लाना ले जाना कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है, आईटी, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? आपका टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। तो हमको बताना है कौन सा टर्शरी सेक्टर में नहीं है। फिशरमैन बिल्कुल सही, पहले में ही हमको दिख गया फिशरमैन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये फिश को वेंडर कर रहे हैं या फिर फिश की फार्मिंग कर रहे हैं। फिशरमैन को एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि दे डू द फार्मिंग ऑफ फिश, फिशरी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो फिश इज अ रॉ मटेरियल फॉर वेराइटी ऑफ थिंग्स, है ना, और जहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहा है तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया अपना फिशरमैन, तो ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? प्राइमरी में। तो ये टर्शरी को बिलोंग नहीं कर रहा। बाकी मिल्क वेंडर, है ना, प्रीस्ट, बैंक मैनेजर, ये सब किस में आ जाते हैं? टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं।
Consider the following statements. Number 1, economic development is a broader and normative concept. It concerns with structural change in economy. बिल्कुल सही. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है और नॉर्मेटिव कंसेप्ट है, और इसका मतलब ये होता है कि कंट्री में स्ट्रक्चरल या फिर इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज क्या आया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज क्या आया है या फिर लोगों के रहने सहने में क्या चेंज आया है, तो यही क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है, यानी कि एक माइनर कंसेप्ट है जो कि कंसर्न करता है विद कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट, है ना. आउटपुट कितना आ रहा है कंट्री का, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ है ना. जैसे कि हर सेक्टर से कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, तो ये दोनों आंसर जो दोनों पॉइंट्स है ये बिल्कुल सही है. तो विच ऑफ दीज आर ट्रू ही पूछा है एंड बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन में है, तो आई फील ऑप्शन बी सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना. मतलब ए और बी दोनों चीजें सही है. रियल नेशनल इनकम रेफर्स टू, रियल नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, तो रियल नेशनल इनकम मतलब असली नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है, वो नेशनल इनकम, इसमें कहीं पे डिस्प्रिसिएशन दिख रहा है, डेप्रिसिएशन, हाँ ये रहा, क्या है ये, नेशनल इनकम ग्रोथ एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन रेट, है ना. देखो रियल नेशनल इनकम क्या होती है ना, रियल नेशनल इनकम क्या होती है, जो डेप्रिसिएशन के बाद में डेप्रिसिएशन रेट के अकॉर्डिंग जिसको एडजस्ट किया जाए, है ना. तो नेशनल इनकम ग्रोथ कहलाती है, दैट इज एडजस्टेड ऑन डेप्रिसिएशन ग्रोथ रेट. या फिर डेप्रिसिएशन रेट में आपको कैसे समझाऊं, ये एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि मान लो कि आप कोई कपड़ा पहने जा रहे हो तो उसकी कीमत कम हो गई, आप कुछ सामान ज़्यादा खरीदे जा रहे हो तो उसकी कीमत कम हो गई, है ना. तो ऐसे कीमत कम होने के बाद में जो नेशनल इनकम बनती है इज द रियल नेशनल इनकम. क्लियर, समझ में आया, तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ना. द स्पिरिट ऑफ लॉस इज मॉन्टेस्क्यू, रेन ऑफ टेरर रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन, करेक्ट नहीं बताना है ना. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रूसो, है ना, जीन जैक रूसो, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये तो सारे सही है, ये तो सारे सही है. स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, रेन ऑफ टेरर रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन के टाइम का ही था, हम पढ़ के आए ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, है ना. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो जीन जैक रूसो ने लिखा था, लेकिन हाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है. क्या लगता है आपको, 4 जुलाई 1789 है या फिर 4 अगस्त 1789 है, बताओ दोनों में से क्या करेक्ट है. 4 अगस्त करेक्ट है ना, तो ये वाला आंसर रॉन्ग हो जाएगा और हमको रॉन्ग ही बताना है, तो आंसर डी विल बी द, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. हु इज द ऑथर ऑफ इंदुलेखा विच वाज द फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल इन मलयालम. ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको एक, मतलब मैंने बहुत पहले आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदुलेखा के ऑथर कौन है. इंदुलेखा क्या थी, एक सबसे पहली मलयालम नॉवेल थी, है ना. तो इसके ऑथर कौन है, चंदू मेनन इज द ऑथर ऑफ इंदुलेखा. बहुत बढ़िया नॉवेल है जिसके बारे में हमने बात भी की थी ऑलरेडी, एनटीएससी में ही किसी चैप्टर में हमने इंदुलेखा के बारे में समझा था. फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से हमको एक रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट प्रिंट, The first known printing press was developed by Gutenberg. Yes, बिल्कुल सही. गुटेनबर्ग का पूरा नाम जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या था गुटेनबर्ग का पूरा नाम. ऑप्शन में मैं आपको दे देती हूँ, जे से नाम शुरू होता है, हिंट दे रही हूँ, ठीक है. तो प्रिंटिंग प्रेस की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले डेवलप की गई थी गुटेनबर्ग के द्वारा. इवन मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गुटेनबर्ग के द्वारा डेवलप की गई थी. एंड ऑल्सो हाँ, ये वाला ऑप्शन भी सही है कि स्ट्रैसबर्ग जर्मनी में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था, है ना. सबसे पहली फर्स्ट नोन जो है वो उसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी. और सबसे पहली जो बुक प्रिंट की गई थी उसको, वो बाइबल थी जिसको गुटेनबर्ग बाइबल भी कहा जाता है, ठीक है. और हाँ ठीक है, यही बात है, आपको प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पता होनी चाहिए. तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या सही है. फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस वॉज डेवलप्ड बाय गुटेनबर्ग, बिल्कुल सही. फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस वॉज स्टार्टेड इन स्ट्रैसबर्ग जर्मनी, बिल्कुल सही. द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय हिम वॉज द बाइबल या फिर द गुटेनबर्ग बाइबल, तो एक ही बात है. द सेकेंड बुक प्रिंटेड बाय हिम वॉज द प्रिंस, नो, सेकेंड बुक ये नहीं थी. सेकेंड बुक जो है वो कुछ माल्स करके उसका नाम था, है ना, माल्स फिलास ऐसा करके कुछ उसका नाम था, तो सेकेंड बुक वो वाली थी, ठीक है. बाकी ये नहीं थी, प्रिंस नहीं थी,
है ना। तो आंसर हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना है, तो आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। आयरिश पोटैटो फेमाइन ऑकर्ड इन, आयरिश पोटैटो फेमाइन याद है कि पोटैटो जो है वो हम लोग नहीं खाते थे पहले, हमें पोटैटो के बारे में पता ही नहीं था, फिर अमेरिका डिस्कवर हुआ, है ना, अमेरिका जो है वो डिस्कवर किया गया, पता चला कि यार यहाँ पे तो लोग रहते हैं और अपने हिसाब से खेती कर रहे हैं, आइसोलेटेड लोग हैं, पोटैटो जैसी चीज़ उगा रहे हैं, है ना। अभी तक क्या था, यूरोप में लोग मीट वगैरह खाया करते थे, ठीक है, या ब्रेड पे सर्वाइव कर रहे थे, तो जो पुअर लोग थे उनको तो मीट मिलता ही नहीं था। लेकिन अब पोटैटो जैसी चीज़ है जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट वगैरह था, लोगों को पता चला, तो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए पोटैटो पे। अब पुअर लोग भी जो है वो पोटैटो आसानी से खाने लगे, रिच डाइट हो गई उनकी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पोटैटो फेमाइन हुई एक बार, मतलब पोटैटो फेमाइन हुई एक बार कि पोटैटो नहीं ग्रो कर पाया, फिर उसमें सड़न वगैरह लग गई, ठीक है। तो उस वजह से पोटैटो जब फेमाइन हुई तो लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि जब पोटैटो की फसल खराब हुई तो लोग भूखमरी से ही मर गए, है ना। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो ये किस पीरियड की बात है, ये बात है 1845 टू 1849, है ना, ऑप्शन ए, इस समय की ये बात है। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, सही तरीके से मैच नहीं, मतलब ईयर हमको देखना है। 1929 में लाहौर कांग्रेस की बात की जा रही है, कांग्रेस अडॉप्ट द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू जी को गुस्सा आ गया था, नाउ ही सेड कि अब तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए, हमको कोई काउंसिल इलेक्शन वगैरह नहीं करना। तो ये सही है, लेकिन हमको रॉन्ग बताना है ना। 1930 अंबेडकर एस्टेब्लिश डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, बिल्कुल सही। डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो ST/SC ट्राइब था उसको डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया और कहा कि अब हम इधर उधर किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीधे पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात करेंगे, हमारी बात रिजर्वेशन की होगी अब सीधे, ठीक है, पॉलिटिकल एरेना में। तो ये भी 1930 की बात है। 1928 गांधी जी बिगिंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं, 1928 में कहाँ हुआ था, 1930 में हुआ था ना, याद है कि नहीं याद है, याद है ना, ठीक है। 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, फिर उसके बाद में इरविन ने नई बात मानी थी, तो फिर 1930 में ही उन्होंने 12 मार्च से स्टार्ट कर दिया था अपना सॉल्ट मार्च, और फिर उसके बाद 6 अप्रैल को सॉल्ट मार्च जो है वो ख़त्म हुआ था, करीब 24 दिन तक चला था, है ना, हर दिन 10 माइल चला करते थे, ठीक। फिर सॉल्ट मार्च जो है वो 6 अप्रैल को तोड़ा था, मतलब सॉल्ट लॉ जो है वो 6 अप्रैल को तोड़ा था। तो ये बात 1928 की नहीं, 1930 की है, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, क्लियर। तो हाँ, यहाँ पे हमको रॉन्ग मैच बताना है, तो रॉन्ग मैच तो हमारा यही है, ठीक है। राइट अगर 1930 होता तो राइट होता, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। हाँ, तो ये वाले में हमारे कितने 29 क्वेश्चन ही है, बाकी सारे क्वेश्चन थोड़े उलट पुलट थे जो कि हमारे काम के नहीं थे, तो उन पे हमको दिमाग लगाने की फालतू ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। तो हमारे पास में क्योंकि समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम होता है, तो हमको ऐसे ही कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे हमको हेल्प मिल सके, है ना। वो कुछ उन पर्टिकुलर ईयर्स के फैक्ट फिगर्स थे, करंट अफेयर्स, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, हर क्वेश्चन के मीनिंग समझ में आया है, हर क्वेश्चन का रीजन समझ में आया है, और क्वेश्चन दिमाग में रिटेन है। अब अगली बार अगर कोई पूछ लेता है तो आपको बनेंगे, और आपको हर क्वेश्चन के जो भी मैंने आपसे साथ साथ में क्वेश्चन बोले कि कमेंट सेक्शन में बताना, ये मेरे को कमेंट्स में दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि ना दिखे, ठीक है, फिर कट्टी हो जाएगी अपनी। तो आप करना, ठीक है, सारा इंटरैक्टिवली अगर आप करोगे, सुन सुन के जो जो मैं बोल रही हूँ वो ढूंढ ढूंढ के, आपको मज़ा भी आएगा, चीज़ें कवर भी हो जाएगी, और ये चीज़ें आपको आगे भी काम आएगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाओगे तो 6 से 10th का जो भी सोशल साइंस होता है वो तो काम आता ही आता है, तो आपका एक बेस तो बन जाएगा, ठीक। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।